तो प्यारे बच्चों, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक आज डिस्कस हम करने जा रहे हैं, ये कहिए कि वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा है। रेजोनेंस के बिना जीओसी को समझना या उससे आगे की भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना ऐसा रहेगा जैसे शरीर में से आत्मा आपने अगर निकाल दी है तो फिर तो निर्जीव हो जाएगा। तो हम इसको पूरी डेप्थ में समझते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है, क्या क्या कंडीशन रेजोनेंस के लिए रिक्वायरमेंट है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आखिर ड्रॉ कैसे करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल आपको ऐसे नजर आएंगे केमिस्ट्री में जिनका एक सिंगल स्ट्रक्चर, जैसे बेंजीन ये है और बेंजीन ये भी है, ये दोनों ही हमारे लिए बेंजीन है और दोनों स्ट्रक्चर कह रहे हैं कि मैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर हूं और मैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर हूं। तो हम तो कंफ्यूज हो गए कि हम किसको ओरिजिनल माने। वैसे दोनों सेम है, दोनों में एटम्स की पोजीशन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक अंतर साफ नजर आ रहा है, वो है डबल बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को लेकर। मान लीजिए मैं अगर इनकी नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो एटम की पोजीशन में मैंने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने एटम्स के अराउंड डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को जरूर बदल दिया है। तो अब दो स्ट्रक्चर मेरे सामने बन गए। दोनों स्ट्रक्चर कहते हैं कि मैं बेंजीन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर बेंजीन की 100% प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में असमर्थ है, इनकैपेबल है। दोनों ही स्ट्रक्चर हम बेंजीन की किताबों में देखते हैं, बट none of them is able to explain 100% property of benzene। तो फिर हम क्या करें? आखिर प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहां पर बेंजीन में आपको ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है इट इज अराउंड 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह जो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है इट इज अराउंड 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ ना तो परफेक्ट सिंगल है और ना ही परफेक्ट डबल है, वो कहीं ना कहीं सिंगल और डबल के बीच का बॉन्ड आ रहा है। अगर बेंजीन का बॉन्ड, बेंजीन में जितने भी बॉन्ड हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड, उनकी बॉन्ड लेंथ ना तो सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, इट इज समवेयर इन बिटवीन द बॉन्ड ऑर्डर 1 एंड 2। यानी कि ना तो बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना बेंजीन में परफेक्ट बॉन्ड ऑर्डर 2 है। मींस ना तो बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम है ना परफेक्ट 1.34 एंगस्ट्रॉम है। वो इन दोनों की बीच की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। बीच की प्रॉपर्टी कब आ सकती है? अगर मैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज को इक्वली मिक्स कर दूं कि आधा तूले सोनू बेटा आधा तूले मोनू बेटा, दोनों की प्रॉपर्टी को बराबर बराबर मिला दिया जाए तो हम बेंजीन का एक नया स्ट्रक्चर बना पाएंगे। वो कैसे? देखिए, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है। यहाँ दो कार्बन के बीच में बॉन्ड हमें सिंगल दिखाई दे रहा है, इधर डबल दिखाई दे रहा है। तो मैं कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में अगर एवरेज करता हूं, इधर बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2, तो 1 और 2 का अगर मैंने एवरेज किया तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। इसी तरह मैं 2 और 3 के बीच में अगर बात करता हूं तो यहां पर इस स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर मुझे 2 दिख रहा है, यहां पर 1 दिख रहा है। तो 2 और 1 का अगर हम एवरेज करते हैं तो वो फिर से 1.5 आ रहा है। तो आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा। 1.5 आने का मतलब है कि बॉन्ड ना तो परफेक्ट सिंगल है ना डबल है, वो इन दोनों के बीच का बॉन्ड है। तो अब आप यहां पर देखेंगे ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज नोन एज पाई इलेक्ट्रॉन। अब डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा पाई, तो हम पाई की बात कर रहे हैं। एक पाई बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम कहेंगे 2 पाई। तो यहां पर भी 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेंजीन के अंदर वो हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अभी उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है।
यहाँ पर भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कहीं बॉन्ड लेंथ कम। लेकिन अगर हम इन सभी इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को इन 6 कार्बन के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये बनेगा हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखिए ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिए हैं इन्हें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं और कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। दीज टू आर नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन ये दोनों ही स्ट्रक्चर बेंजीन की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो बेंजीन में डबल बॉन्ड है। अगर बेंजीन में डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी देना चाहिए। डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर मैं इसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करूं तो उसको डीकलराइज करना चाहिए, मैं अल्कलाइन KMnO4 डालूं तो रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन बेंजीन की अपनी एक अलग ही दुनिया है। बेंजीन आपको ये डबल बॉन्ड वाली प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है जो आप सोच रहे हैं, अलग दुनिया है। तो वो अलग दुनिया रेजोनेंस की वजह से आती है। देखिए जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है यार, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होते। ये तो जस्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर होते हैं जो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग बना देते हैं। ये बेसिकली रियल स्ट्रक्चर नहीं होते जो प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे। हाँ, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये ही है सर्वसत्य। ये होता है रियल स्ट्रक्चर। ये रियल स्ट्रक्चर है जो मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा। एक्सप्लेन all properties of molecule, all properties of molecule। तो ये क्या था? ये है हमारे इमेजिनरी स्ट्रक्चर। दीज आर नोन एज इमेजिनरी स्ट्रक्चर। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कि वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपने बना दिए हैं, जो एक्चुअल में मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है। तो बार बार उसी कहानी को कह के कोई फायदा नहीं है, दोबारा रिपीट करते हैं कि यार देखो कई बार क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के कई स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाते हैं जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर इस लायक नहीं होता कि उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दे। तो हमने क्या किया, इन सभी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को मिक्स करके हमने एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लिया। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। और यही मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी इनकी प्रॉपर्टी को अब हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। दोनों आइडेंटिकल थे, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन का अंतर था। तो हमने एवरेजिंग कर दी और एवरेजिंग करके हमने अब देखा कि सारे बॉन्ड एक जैसे हो गए, बॉन्ड लेंथ बराबर हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो यूनिफॉर्म हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेंस। यानी रेजोनेंस में हुआ क्या कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ये रिंग के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। शिफ्टिंग और द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल कॉल्ड रेजोनेंस। कहां ऑब्जर्व होगा? इस तरह के मॉलिक्यूल में जहां पर मॉलिक्यूल के कई स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, कई कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर इस लायक नहीं होता कि वो अपने बलबूते 100% प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दे। तो कोई बात नहीं, हम इन सभी की मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को मिलाकर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि रियल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी प्रॉपर्टी जो मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। चलिए कुछ बात तो जरूर समझ में आई है। यानी कि रेजोनेंस का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन की पकड़म पकड़ाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो घूमने के लिए उन्हें एक पाथ तो चाहिए। घूमने के लिए उन्हें एक पाथ चाहिए। आप देखेंगे बेंजीन के अंदर सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड हैं। जब बेंजीन के अंदर सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड होंगे तो अब आप देखेंगे कि बेंजीन हमारा एक प्लानर मॉलिक्यूल हुआ। प्लानर मॉलिक्यूल यानी बेंजीन के अंदर सभी कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए तो सभी कार्बन के अंदर एक p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा। अगर ये 6 के 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है तो इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आराम से घूम सकता है। अर्थात मॉलिक्यूल का प्लानर होना बहुत जरूरी है। प्लानर का मतलब ऑल द एटम लाई इन द सेम प्लेन। ऐसा ना हो कि 3 एटम एक प्लेन में है, चौथा ऊपर है, पांचवा नीचे है, तो फिर इलेक्ट्रॉन घूम नहीं पाएंगे। रेजोनेंस का मतलब है शिफ्टिंग,
या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर। देखिए इससे पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, पार्शियल शिफ्टिंग होती थी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्योंकि टाइटली बॉन्डेड होते हैं तो वो आसानी से शिफ्ट नहीं होते, इसलिए बहुत वीक इफेक्ट था। लेकिन रेजोनेंस में क्या है, शिफ्टिंग है पाई बॉन्ड की, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि वीकली बॉन्डेड होते हैं तो वो आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसलिए काफी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कैटेगरी में हम रेजोनेंस को मान लेंगे। चलिए ठीक है, हमने एक स्ट्रक्चर देख लिया कि हमने आखिर उसको ड्रॉ कैसे किया। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, देखिए फिर मैं आपको कंडीशन बताता हूं। यहां पर भी आप गौर फरमाइए, आपको सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड दिखेंगे, यानी कि मॉलिक्यूल एकदम प्लानर है। और कॉन्जुगेशन सिस्टम नजर आ रहा है, कॉन्जुगेशन मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल, जो बेंजीन के अंदर सिस्टम था एक परफेक्ट कॉन्जुगेशन का एग्जांपल होता है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। यहां पर भी डबल सिंगल डबल, मैं ये कह सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। जी हाँ, अगर इस तरह की कंडीशन मुझे दिख रही है जहां पर डबल सिंगल डबल हो, या डबल सिंगल नेगेटिव हो, या डबल सिंगल लोन पेयर हो, या डबल सिंगल अनपेयर्ड हो, तो वहां पर भी रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस का मतलब है चार्ज फैल जाएगा, फैलेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। देखो मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, अगर मैं वो 10 करोड़ रुपया एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देता हूं तो बहुत बड़ा रिस्क होगा, अगर कंपनी डूबी तो मैं भी गया काम से। लेकिन अगर मैंने थोड़ी चतुराई दिखाई, मैंने वही 10 करोड़ रुपया अलग अलग 50-60 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया, तो सारी कंपनियां एक साथ नहीं डूबेंगी, वहां पर काफी हद तक स्टेबिलिटी रहेगी। यानी हमने कैपिटल को डाइवर्सिफाई कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। ऐसा भी हो सकता है हम किसी कंपनी में ज्यादा किसी में कम, या मोर और लेस अगर हम इक्वल इक्वल भी लगाते हैं, लेकिन अगर अपनी कैपिटल को हम डाइवर्सिफाई कर देते हैं तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी का चांस रहेगा, पैसा वहां पर नहीं डूबेगा। एक कहावत है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में बता देता हूं कि सारे अंडे हमें एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर वो जिस दिन वो ट्रे गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चार्ज को फैला दो, तो कंडीशन मैंने बता दी, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल अनपेयर्ड, या एक और आएगी बताता हूं उसको भी। अब देखिए हम ड्रॉ कैसे करें, ड्रॉ कैसे करें। अगर मैं इससे पहले वाले स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर भी हमने कैसे ड्रॉ किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट इलेक्ट्रॉन को एक एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर दिया। मतलब इस बॉन्ड को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, इस बॉन्ड को इधर, और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया। कहते हैं अच्छा, अगर मैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर इधर ले आऊं, डबल सिंगल पॉजिटिव है, रेजोनेंस होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, कैसे करेंगे। इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन का, अगर मैं ये बॉन्ड उठाकर सीधा इधर ही ले आऊं, इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर ले आया, तो अब देखिए क्या होगा। देखो कार्बन के अराउंड होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और नेगेटिव कब आएगा, जब 5 हो जाएंगे। एक ले लिया तो नेगेटिव, एक दे दिया तो पॉजिटिव। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, पॉजिटिव कब आएगा, जब 4 हो जाएंगे, नेगेटिव कब आएगा, 6 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 है तो वो न्यूट्रल है, लेकिन 5 हो गए तो पॉजिटिव, 7 हो गए तो नेगेटिव। ये होता किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज। अब यहां पर देखिए इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, एक इधर कार्बन के साथ शेयर हुआ है और 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो चुके हैं, तो 3 का मतलब पॉजिटिव। मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये मुझे न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल का मतलब इसके पास 4 एटम, एक इसने इस कार्बन के साथ शेयर किया है, 2 इधर कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन को देखो, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ। तो जब कार्बन के पास अपने चारों इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूट्रल है, 3 का मतलब पॉजिटिव, 5 का मतलब नेगेटिव। तो यहां भी इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब ये बॉन्ड मैंने इधर शिफ्ट किया, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का था ना पहले भी,
लेकिन इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो अब इसकी गरीबी दूर हो चुकी है। पहले इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब 4 हो गए हैं, तो ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन अब इसको देखो, इसके इलेक्ट्रॉन तो इधर शिफ्ट हो गया था ना, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका भी था, तो वो इलेक्ट्रॉन जब मैंने पूरे पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, तो इसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया का मतलब पॉजिटिव। लेकिन बीच वाले एटम की अगर मैं बात करूं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसके अराउंड कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो रेजोनेंस में क्या होता है, एटम अपनी पोजीशन पर है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर होते रहते हैं। यानी रेजोनेंस में हो क्या रहा है कि एटम तो अपनी पोजीशन पे स्टैचू बन के बैठे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट बदल रही है, लेकिन हाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी नहीं बदलेंगे। टोटल नंबर ऑफ, चाहे वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज नहीं आएगा, एटम की पोजीशन में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट में चेंज आता है। गॉट इट? तो यहां पर हमने दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना लिए या दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए, लेट इट बी 1 एंड 2। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर इस एलाइल कार्बोकैटायन की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम हाइब्रिड बनाने लग जाते हैं। तो हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर देते हैं। हाइब्रिड कैसे बनेगा, इन दोनों की प्रॉपर्टी को मिक्स कर दो, और क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हैं, दोनों की प्रॉपर्टी को हम सेम कंट्रीब्यूशन में लेके मिक्स कर देते हैं। देखो कैसे, इधर डबल बॉन्ड इधर सिंगल, तो अब हम हाइब्रिड अगर बनाएं तो डबल इधर सिंगल इधर डबल, तो अब देखिए डबल सिंगल में एवरेज करूंगा डबल और सिंगल का, तो 1.5 यानी कि पार्शियल डबल, इधर भी पार्शियल डबल। ये न्यूट्रल था, इसका टोटल चार्ज 0 है, लेकिन अब इस पे टोटल चार्ज है +1। एवरेज करूंगा तो हाफ तो आएगा ही आएगा, यानी पार्शियल पॉजिटिव, और इधर आ गया पार्शियल पॉजिटिव। अब आप देखिए, जो बात मैं अभी बोल रहा था कि सारा कैपिटल अगर आपने एक कंपनी में लगा दिया तो बहुत बड़ा रिस्क है। यहां पर पहले सारा का सारा चार्ज एक ही एटम पर था, लेकिन अब वही चार्ज हमने दो एटम पर बांट दिया, आधा आधा कर दिया, स्टेबिलिटी जरूर बढ़ेगी। देखो रेजोनेंस को स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है कि बेटा जहां तू लग जाएगा ना, वहां स्टेबिलिटी को चार चांद लग। तो रेजोनेंस जो होता है वो स्टेबिलिटी को हमेशा बहुत बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो यहां पर ये मैंने हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, जो कि इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से बना, दोनों आइडेंटिकल थे, दोनों का मैंने 50-50% कंट्रीब्यूशन लेके बना डाला। तो जो बॉन्ड पहले सिंगल था अब वो पार्शियल डबल है, जो परफेक्ट डबल था वो भी पार्शियल डबल है। यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी वहां मैंने थोड़ी कम कर दी, जहां कम थी वहां मैंने बढ़ा दी, तभी तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। देखो इसको आप ऐसे समझिए कि चार दोस्त पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, ए ने तीन दोस्तों को बुला लिया, बी सी और डी को, आओ यार पार्टी करते हैं। चलो भाई, कोल्ड ड्रिंक चारों की डाल दी गई है ऐसे। अब बी इसके लिए गिफ्ट लाया था तो उसने बी को ज्यादा कोल्ड ड्रिंक दे दी, सी गिफ्ट थोड़ा सस्ते वाला लाया था, और जो डी था वो बेचारा खाली हाथ आ गया, और ये तो इस ए का तो ये अपना था तो इसने अपना, चलो इतना डाल लेते हैं। अब देखो जो डी था ना वो नाराज हो गया कि यार ये क्या बदतमीजी है, मेरी तो इंसल्ट की जा रही है। तो वहां पर एक विवाद छिड़ गया कि ना 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 भाई, तू अपनी पार्टी अपने पास रख, मैं जा। तो अब ए ने देखा कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है, तो उसने कहा ठीक है, रेजोनेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसने क्या किया, चारों को चारों को अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अमाउंट, तो शांति पड़ जाएगी। अब डी को शांति मिल गई, यानी जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी वहां बढ़ गई, जहां ज्यादा थी वहां कम हो गई। इस तरह से अगर हम चीजों का बंटवारा करते हैं, रेजोनेंस कर देते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं पाई इलेक्ट्रॉन का, तो उससे डेफिनेटली अब इन चारों में दोस्ती पक्की हो जाएगी। लेकिन पहले क्या था ना, झगड़े का काम हो रहा था, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था। अगर एक पिता अपने तीनों बेटों को मान लो अपनी 100 करोड़ की जायदाद देता है, एक को 50 करोड़ दे देता है, एक को 30 करोड़ दे देता है, एक को 20 करोड़ दे देता है, तो भाई जिसको सबसे कम अमाउंट मिली है वो चैन से बैठेगा क्या? वो कभी चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन अगर वही पिताजी तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अमाउंट कर देते, तो पिताजी भी खुश थे और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से हमेशा स्टेबिलिटी को चार चांद लग जाते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से हमेशा कलेश मचा रहता है। तो अब क्या हुआ, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन अब ये
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो मैं फिर से वो बात को रिपीट करता हूं कि देखिए रेजोनेंस का मतलब होता है मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स की या लोन पेयर की यूनिफॉर्म शिफ्टिंग या डीलोकलाइजेशन। इसमें एटम की पोजीशन कभी नहीं बदलेगी, एटम अपनी पोजीशन पे रहते हैं, न्यूक्लियस की पोजीशन नहीं बदलती। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहे वो पेयर्ड हो अनपेयर्ड हो वो कांस्टेंट रहते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट बदल जाती है अराउंड द एटम्स। तो दैट वाज आवर हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अच्छा जी, चलिए हम इसको एक जगह और रिप्लाई करते हैं। आज हम जरा यही सीख लेते हैं कि हमें कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करने हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए क्या हो रहा है, डबल सिंगल डबल, आप गौर फरमाएंगे तो आपको फिर से नजर आएगा कि यहाँ चारों एटम एक जैसे हैं, यानी कि ऑल एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, यानी ये मॉलिक्यूल प्लानर है, इसमें सारे एटम एक प्लेन में है। तो यही तो सबसे बढ़िया कंडीशन है कि मॉलिक्यूल प्लानर होना चाहिए, तो ये प्लानर है। कॉन्जुगेशन देखो, डबल सिंगल डबल, एक बहुत ही कमाल का कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब हमें क्या करनी है, शिफ्टिंग करनी है, डबल सिंगल डबल, यहां से ये इधर और ये इधर। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो आप देखिए, एक एरो का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। जैसे ही आप उन्हें एक एरो दिखाएंगे इसका मतलब है एक बॉन्ड यानी दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन आप नेट लॉस और गेन देखेंगे वो एक ही इलेक्ट्रॉन का आपको दिखाई देगा। मैं अभी समझाता हूं आपको। देखिए ये बॉन्ड, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना ही था ना यार, ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना था, इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, इसको नुकसान हो गया, तो ये भाई साहब पॉजिटिव। अब इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने इस एटम पर शिफ्ट कर दिए, तो दो में से एक तो इसका अपना ही था, पड़ोसी कार्बन का इसको एक मिल गया, इसलिए नेगेटिव हो गया। देखो मैंने अभी बताया नेगेटिव तभी आएगा जब कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिव तब आएगा जब 3 होंगे, और 4 है तो वो न्यूट्रल है। बीच वाले जो दो एटम है ना कार्बन की, ये तो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और दे रहे हैं, तो इन पे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन नुकसान हुआ है पहले का, फायदा हुआ है लास्ट वाले का, ठीक है ना। देखो मान लो 4 स्टूडेंट बैठे हैं, मैं अपने को मान लेता हूँ 1 2 3 4, मैंने पहले वाले को एक पेन दे दिया, उसने क्या करा, अपना पेन तीसरे को दे दिया, तीसरे वाले ने अपना पेन चौथे को दे दिया, तो यार नुकसान तो मुझे हुआ ना, मेरे को एक पेन का नुकसान हो गया। लेकिन जो बी और सी थे उनको तो एक मिला, एक उन्होंने आगे दे दिया, तो उनपे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ डी को एक का फायदा जरूर हो गया, वही चीज यहां हो रही है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ इधर और ये इधर, हम ऐसे भी शो कर सकते थे। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो मुझे इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो मेरे पास तीन स्ट्रक्चर आ गए, तीन स्ट्रक्चर आ गए, मैं इसको मान लेता हूं ये फर्स्ट है ये सेकंड है। वैसे सेकंड और थर्ड तो एक जैसे हैं, उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड बोथ आर एग्जैक्टली सेम, तो उनको मत छेड़िए, सिर्फ पोजीशन इधर से उधर है। तो अगर मैंने ये तीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना लिए हैं या दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर मैंने बना लिए हैं, तो इनको मिलाकर अब मुझे हाइब्रिड बनाना पड़ेगा। हाइब्रिड में क्या है, इनकी प्रॉपर्टी को मिक्स करना पड़ेगा। अब ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, एक स्ट्रक्चर हमारा पोलर है एक नॉन पोलर है, इस बार कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। जी हाँ, इस बार स्ट्रक्चर ही अलग अलग है तो कंट्रीब्यूशन भी अलग अलग होगा। भाई बात देखिए, मान लीजिए एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में 100 फैमिलीज रहती हैं, और सपोज करते हैं कोई न्यू ईयर का प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए क्या किया गया, डिसाइड किया गया भाई सबसे कंट्रीब्यूशन लिया जाए, और जिसकी जितनी इच्छा हो वो उतना कंट्रीब्यूट कर दे। ऐसा भी हो सकता है हम सबसे एक फिक्स कंट्रीब्यूशन ले लें कि चलो पर हेड 500 रुपीज लेने हैं सबसे, या ऐसा हो सकता है जिसकी जितनी इच्छा हो। जनरली जो इच्छा वाला आता है वो थोड़ा रिलीजियस प्रोग्राम में ज्यादा आ जाता है, मान लो कोई जागरण करवाना है तो कोई कितने की पर्ची कटवाएगा, कोई कितने की। हाँ अब इसमें एक बात है, जो बंदा ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा, जो थोड़ा कम फाइनेंशियली स्टेबल होगा वो लेस कंट्रीब्यूट करेगा। देखो ना, अंबानी जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी में, मैं उतना थोड़ी कर दूंगा, क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ऊपर है हमसे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा कंट्रीब्यूशन कम आएगा, उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा। इसको टैक्सेस समझ सकते हो आप।
तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जो लेस स्टेबल होता है वो लेस कंट्रीब्यूट करता है। अब यहां पर मैं देखूं तो मुझे कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड कम है। हम हमेशा पहले कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करते हैं, लेकिन खैर चलो इस बात को अभी हम इतना नहीं करते कि कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा कौन कम करेगा, उस पर एक अलग से वीडियो बनेगी। अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करना है। अभी मेरा यही ऑब्जेक्टिव है, हाउ टू ड्रॉ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कंट्रीब्यूशन को हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब यहां पर देखो कंजुगेशन है डबल सिंगल डबल, तो रेजोनेंस होगा, प्लानर मॉलिक्यूल शिफ्टिंग होगी पाई बॉन्ड की, तो मैंने शिफ्टिंग कर दी, ये इधर और ये इधर। चलिए स्ट्रक्चर आ गया। अब हम इनको हाइब्रिड कर लेते हैं, लेकिन इस बार दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा। बट चलिए उस पॉइंट को भी हम छोड़ देते हैं। यहाँ डबल है यहाँ सिंगल है, तो ये पार्शियल डबल, ये सिंगल ये डबल, तो पार्शियल डबल, और इसी तरह इधर भी पार्शियल डबल। पॉजिटिव न्यूट्रल तो हम पार्शियल पॉजिटिव कर देंगे और इधर पार्शियल नेगेटिव कर देंगे। अब आप देखिए ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं ज्यादा थी, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन अब आपको काफी हद तक जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई दे रहा है। यही तो रेजोनेंस होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्पर्सल ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का घूमना, इलेक्ट्रॉन की पकड़म पकड़ाई एक रिंग के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक चेन के अंदर। ठीक है, तो यहां हमारे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जस्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर कह लीजिए, जो कि इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए बनाए जाते हैं। जीवन की सच्चाई है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इनकी एनर्जी में भी डिफरेंस होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जहां पर स्टेबिलिटी कम है उनकी एनर्जी ज्यादा, जहां स्टेबिलिटी ज्यादा है उनकी एनर्जी कम होती है। और ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है माय डियर स्टूडेंट्स, उसे ही हम रेजोनेंस एनर्जी कह सकते हैं। क्योंकि देखो ना, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स कहती है नो आउटपुट विदाउट इनपुट, बिना एनर्जी के कोई कार्य नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग हो रही है, जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को घुमाने और फिराने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। बट मैं उसकी एक स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन अभी आगे दूंगा। अभी फिलहाल हम ये सीख रहे हैं हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक मॉलिक्यूल और लेता हूं, डबल सिंगल, और चलो इस बार मैंने डबल सिंगल लोन पेयर का एग्जांपल लिया। अभी तक मैं क्या ले रहा था? डबल सिंगल डबल, यानी पाई का कॉन्जुगेशन पाई के साथ चल रहा था। पाई का कॉन्जुगेशन हमने पॉजिटिव चार्ज के साथ लिया, लेकिन अब लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। लोन पेयर का कॉन्जुगेशन इस बार पाई बॉन्ड के साथ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रेजोनेंस तो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कम है, नो प्रॉब्लम। तो जहां कम है वहां बढ़ाएंगे, जहां ज्यादा है वहां कम करेंगे। देखो डबल सिंगल, ये इधर कम है तो बढ़ा दो, इधर ज्यादा है तो कम कर दो। ठीक, चलिए शिफ्टिंग करनी है, एक लोन पेयर की शिफ्टिंग करनी है एक बॉन्ड की। तो देखिए CH2 CHCl, देखो क्लोरीन यहां पर न्यूट्रल है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं, 7 ये रहा। तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन के अराउंड है तो वो न्यूट्रल होगा, लेकिन अगर 6 रह गए तो पॉजिटिव, 8 हो गए तो नेगेटिव। तो क्लोरीन ने क्या किया? एक एरो का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक एरो का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्लोरीन बड़ा चालाक है, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, कार्बन को एक दिया है, शिफ्टिंग एक की कर रहा है। ऐसा लग रहा है दिखावा कर रहा है दो का, शिफ्टिंग कर रहा है एक की। तो पहले इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास अपने 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि एक इसने आगे कार्बन को दे दिया, इसीलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो एक तो इसका अपना ही है, एक नेबरिंग कार्बन का और आ गया तो नेगेटिव। देखिए
अब आपके सामने दो कैनोनिकल बन चुके हैं, दो कैनोनिकल बन चुके हैं, एक पोलर है, एक नॉन पोलर है, दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड बराबर हैं। जब कोवेलेंट बॉन्ड बराबर होते हैं तो हम देखते हैं कि कौन है पोलर कौन है नॉन पोलर। जनरली जो नॉन पोलर होता है उसका कंट्रीब्यूशन पोलर से ज्यादा होता है, क्योंकि पोलर रिएक्टिव होता है। अब अगर हम इन दोनों को मिलाएं और हाइब्रिड बनाएं तो इनके जीवन में क्या बदलाव आएगा, देखिए, कहीं डबल कहीं सिंगल, तो ये बन सकता है पार्शियल डबल, इधर सिंगल इधर डबल, तो ये आ जाएगा पार्शियल डबल। और ये हमने ले लिया क्लोरीन, न्यूट्रल नेगेटिव, तो ये पार्शियल नेगेटिव, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, न्यूट्रल और पॉजिटिव, तो ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव। कुल मिलाकर हम ये कह पा रहे हैं कि डबल सिंगल लोन पेयर में भी रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस का मतलब शिफ्टिंग हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स की और लोन पेयर की। तो कॉन्जुगेशन आपको जहां पर भी नजर आए वहां पर आप रेजोनेंस लगाए, और जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहां बढ़ा दें, जहां ज्यादा है वहां कम कर दें। तो इस तरीके से मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ की, यहाँ पर शिफ्टिंग की, यहाँ से आगे शिफ्टिंग कर दी। एक एरो का मतलब होगा दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, लेकिन क्लोरीन ने एक अपने पास रखा, एक आगे कार्बन को दिया, इसलिए इसके पास पॉजिटिव। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए तो कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, क्योंकि एक इसका अपना ही था, एक इसका अपना ही था, तो नेगेटिव। और ये हमने बना डाला हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही डियर स्टूडेंट्स रियल स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे हाइपोथेटिकल है। यही मॉलिक्यूल की यानी विनाइल क्लोराइड की सभी प्रॉपर्टीज को ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगा, ना कि ये सिर्फ एक दिखावे का स्ट्रक्चर है, जिंदा लाश है, बाकी इससे ज्यादा ये कुछ नहीं करेगा। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर इस स्ट्रक्चर को देखें, क्या रेजोनेंस होगा? देखो डबल सिंगल डबल, जी हाँ, जहां ये डबल सिंगल डबल है, डबल सिंगल नेगेटिव है, डबल सिंगल पॉजिटिव है, डबल सिंगल लोन पेयर है, समझ लीजिए वहां रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग होगी तो चलो हम जरूर करेंगे। अब मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को इधर और इसको इधर, बॉन्ड को शिफ्ट करना है, एटम की शिफ्टिंग नहीं होगी। एटम की शिफ्टिंग हम करते हैं कहां पर? टोटोमेरिज्म में। टोटोमेरिज्म में एटम इधर से उधर हो सकता है, लेकिन रेजोनेंस में एटम बिल्कुल नहीं हिलेगा। एटम की पोजीशन कभी नहीं बदलेगी। पोजीशन किसकी बदलती है? इलेक्ट्रॉन्स की बदलती है, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट बदलती है। तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को बदलेंगे और नए नए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बॉन्ड को शिफ्ट कर रहे हैं। और कौन से बॉन्ड को? पाई बॉन्ड। ये देखिए इस बॉन्ड को मैंने इधर शिफ्ट किया, डबल सिंगल डबल शिफ्ट किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का था ना, तो वो मान लो मैंने ये मान लिया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन का था वो इधर आ गया, तो इसको तो नुकसान हो गया ना बेचारे को, तो पॉजिटिव ले लेते हैं। अब इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक ऑक्सीजन का एक कार्बन का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, तो एक तो ऑक्सीजन का ही था, कार्बन वाला इसको मिल गया। तो अब ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। ऑक्सीजन के पास अगर 6 हैं तो वो न्यूट्रल होता है, 5 है तो पॉजिटिव, 7 है तो नेगेटिव। नाउ इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन। 6 तो आपको साक्षात नजर आ रहे हैं, 7th ये रहा। अब हमारे पास दो कैनोनिकल बन गए, दो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हैं। तो यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को काउंट करूं, 2 2 4 5 6 मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहां पर मुझे 5 दिखाई दे रहे हैं। तो जिस बिल्डिंग में जितने ज्यादा पिलर्स होते हैं वो बिल्डिंग उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। जिस बिल्डिंग में जितने ज्यादा पिलर होंगे उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिस बिल्डिंग में पिलर्स कम होंगे उतने ही एरिया में तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो डेफिनेटली ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, ये लेस स्टेबल होगा। एक बंदे के बॉडी में 206 बोन्स मानी जाती है, तो 206 बोन्स अगर हमारी बॉडी में है तो हम स्टेबल हैं, खड़े हुए हैं। लेकिन दो चार बोन्स अगर हमारी बॉडी में से निकाल ली जाए, 200 कर दें, तो हम उतने स्टेबल थोड़ी रहेंगे ना। तो सीधी सी बात है, जिसमें जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, वो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करता है। तो डेफिनेटली ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, लेस कंट्रीब्यूट करेगा।
फिलहाल अब मैं बनाता हूं इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड में नीचे बना देता हूं, तो CH2CH, देखिए डबल यहां सिंगल, तो ये लो जी पार्शियल डबल, सिंगल इधर डबल, तो ये लो जी पार्शियल डबल, इधर डबल इधर सिंगल, तो ये लो जी पार्शियल, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। इतने पोर्शन में चार्ज फैल गया, इतने पोर्शन में रेजोनेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग लगभग बराबर हो गई, लेकिन एटम अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहे हैं। पोजीशन किसकी बदली जा रही है? इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बदल रही है, लेकिन हाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेंगे, उनकी सिर्फ अरेंजमेंट बदल, ये ही होता है रेजोनेंस। एटम की अगर पोजीशन बदल रहे हो तो फिर वो रेजोनेंस नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं कोई और फिनोमिना लाइक टोटोमेरिज्म जब आप पढ़ेंगे तो वो टोटोमेरिज्म में होता है। जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको टोटोमर्स कहते हैं, यहाँ पर कैनोनिकल्स होते हैं, वहां टोटोमर्स होते हैं। तो फिलहाल चलिए ये भी हमें समझ में आया। तो 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 देखिए, जैसे कि जैसे कि पॉजिटिव, अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, थोड़ा सा ये बढ़िया नहीं बना, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, CH2, और इसको CH3 कर देता हूं। अब इधर देखिए एक बार जरा, इधर क्या सीन बन रहा है, ये भी एक अलग तरह का सीन है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डबल सिंगल डबल था, या डबल सिंगल नेगेटिव था, या डबल सिंगल पॉजिटिव था, लोन पेयर था, ये अलग है। यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही ये लोन पेयर अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं, तो तुरंत पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाएगा, तुरंत पॉजिटिव चार्ज इधर से उधर हो जाएगा। जो अभी मुझे यहां दिखाई दे रहा है वो तुरंत इधर आएगा। पॉजिटिव चार्ज का जो डीलोकलाइजेशन है वो बहुत जबरदस्त स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर में तुरंत यहां पर रेजोनेंस कर दूं, तुरंत डीलोकलाइजेशन कर दूं, क्योंकि रेजोनेंस में केवल ये आप डबल सिंगल डबल ना देखें, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर या अनपेयर्ड, यहां पर भी एक तरीके का आपको रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा। कैसे फैलता है देखो, अभी दिखाता हूं आपको मैं। CH3, मैंने क्या किया, इन दो इलेक्ट्रॉन को साक्षात इधर ही मैंने उतार दिया, तो एक तो ऑक्सीजन ने अपने पास रखा ना, एक ही तो दिया इस कार्बन को, इस कार्बन को एक मिल गया तो ये न्यूट्रल हो गया। अब ऑक्सीजन के पास एक कम हो गया पॉजिटिव। तो अगर मैं हाइब्रिड बनाने लगूं, तो अब आप देखेंगे कि जो बॉन्ड मैंने यहां सिंगल बनाया वो इधर डबल है, तो नाउ इट इज पार्शियली डबल। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में तो बॉन्ड सिंगल ही है, लेकिन कहीं ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो कहीं पॉजिटिव, तो ये लो जी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो जो चार्ज पहले एक एटम के ऊपर था, आप देखिए हाइब्रिड में वही चार्ज दो एटम के ऊपर फैल चुका है, दो एटम के ऊपर चार्ज फैल गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। इस कहानी को मैं कहीं ना कहीं एक नाम दे देता हूं, कॉल्ड बैक डोनेशन। इस रामायण को हम एक नाम दे देते हैं बैक डोनेशन, कि हम ये सोचे बैठे थे कि भाई जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वही इलेक्ट्रॉन को खींचता है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी होता है। आप देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज अब ऑक्सीजन के पास आ गया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है भाई? पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर मतलब अनस्टेबल करैक्टर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो अनस्टेबल करैक्टर होता है। लेकिन यहां पर फिर ये हम क्यों मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है स्टेबल? क्यों? अभी जो मैंने बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। बिल्डिंग में जितने ज्यादा पिलर्स होते हैं बिल्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अब यहां पर मुझे
दो बॉन्ड नजर आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर मुझे 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो इस डीलोकलाइजेशन से तो चार्ज भी फैल गया, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी बढ़ गए। इसीलिए जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल है, डेफिनेटली उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा। तो जो बैक डोनेशन होती है वो अल्टीमेटली, बैक डोनेशन अल्टीमेटली स्टेबिलिटी को 4 चांद लगाती है। इट इज अ टाइप ऑफ रेजोनेंस। अच्छा जी, अगर हम जैसे कि डबल सिंगल, चलिए मैंने अब क्या किया, अब मैंने रेजोनेंस को डबल सिंगल अनपेड के साथ ले लिया। क्या यहां रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। रेजोनेंस का मतलब है शिफ्टिंग, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। और उस पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग में आखिर इन्वॉल्व कौन हो रहा है? कोई लोन पेयर भी इन्वॉल्व हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर। अब इस बॉन्ड को देखिएगा, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, अपन क्या करते हैं इसमें होमोलिटिक क्लीवेज कर देते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब है आधा तूले सोनू बेटा, आधा तूले मोनू बेटा। तो मैंने क्या किया, ये है मेरा CH2 डॉट, इस बॉन्ड को मैंने होमोलिटिकली क्लीवेज कर दी, इसमें तोड़ दिया मैंने इसको। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, तो इन दोनों ने तो आपस में सेटिंग बना ली। चल बेटा हम दोनों एक हो जाते हैं। तो अब ये देखो ना यार, डबल सिंगल अनपेड। अब डबल सिंगल अनपेड, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन मुझे यहां नजर आ रहा था मुझे यहां नजर आने लगा। लेकिन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले भी एक था, अभी भी एक है। नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले जितने थे अभी भी उतने हैं। ये गुणा भाग आप जैसे मर्जी कर लो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेड भी उतने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ अनपेड भी उतने रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन क्या होता है, किसी का नुकसान ही किसी का फायदा होता है, किसी का लॉस ही किसी का प्रॉफिट बनेगा। वो यहां पर देखने को मिलेगा कि पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी तो हमने थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर दिया। चलिए अब मैं होमोलिटिक क्लीवेज इधर करता हूं, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। चलो आधा तूले सोनू बेटा और आधा तूले मोनू बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये जो इधर था पहले से, अब ये दोनों अगर आपस में सेटिंग बना लें, अगर ये दोनों आपस में ही अब शेयर्ड हो जाएंगे, तो अब ये देखिए रेजोनेंस बना या नहीं बना। चल रहा है, शिफ्टिंग चल रही है, ये बेचारा यहां से अपना सफर शुरू करते 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 यहां तक पहुंच चुका है। और पाई बॉन्ड भी हमारे इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं। पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना ही रेजोनेंस माना जाता है। पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना ही रेजोनेंस माना जाता है। चलिए, तो हर कार्य के लिए एनर्जी तो चाहिए, बिना एनर्जी के कोई कार्य संपन्न नहीं होता। तो एक बात जरा रेजोनेंस एनर्जी की भी कर लेते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है। चलो RE से मैं इसको डिनोट कर लेता हूं, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। देखिए क्या है, जैसे मैं इस बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूं, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन। मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया और ये डबल बॉन्ड करैक्टर खत्म हो गया। चलिए, अब यहां पर हाइड्रोजिनेशन में कुछ ना कुछ तो एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी, कुछ ना कुछ तो एनर्जी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया गया है और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए गए हैं। बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है, बॉन्ड तोड़ते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। चलो खैर जो भी है, फिलहाल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं, 1 मोल के लिए लगभग लगभग 28 किलो जूल के आसपास एनर्जी हम मान के चलते हैं, लगभग लगभग बता रहा हूं। लेकिन अगर यही एनर्जी मैं 3 मोल के लिए लूंगा, यही एनर्जी मैं 3 मोल के लिए करने लगूं, तो लगभग लगभग अब वो कितनी आ जाएगी, लगभग 84 किलो जूल के आसपास आ जाएगी एक मोल के लिए। 1 मोल के लिए 28 थी, तो 3 मोल के लिए इतनी होगी। चलो ठीक है, यहां पे मैंने इसको परफेक्ट डबल बॉन्ड की तरह कंसीडर किया। लेकिन अब जरा इस पे भी आ जाओ, जीवन की सच्चाई तो ये थी, ये तो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, और हम कह रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर, जिसमें ना तो बॉन्ड सिंगल है ना डबल है। कैसे बॉन्ड है? पार्शियली डबल,
पार्शियली डबल। अगर मैं इसका हाइड्रोजिनेशन कर दूं और सारे के सारे पार्शियल डबल बॉन्ड को खत्म करके मैं इस तरह से साइक्लोहेक्सेन बनाऊं, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि इस बार जो एनर्जी आ रही है वो तो इतनी आ रही है। इस बार जो एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट है, जो हाइड्रोजिनेशन आप जिसको कहना चाहेंगे, वो तो 49 किलो जूल या ऑलमोस्ट 50 किलो जूल के आसपास आ रही है। तो यानी कि जो आप एनर्जी एक्चुअल में दे रहे हैं, जो कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल एनर्जी और जो कैलकुलेटेड एनर्जी का डिफरेंस है ना, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं तो ये मेरे लिए आ जाएगा लगभग 35 के आसपास, 35 किलो जूल। वो इस बेंजीन जैसे मॉलिक्यूल के लिए रेजोनेंस एनर्जी मानी जाएगी। यानी रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? बेसिकली इट रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑफ एनर्जी। एंड व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन या एनर्जी ऑफ हाइड्रोजनेशन। कि जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है, कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल, कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल, इनका जो डिफरेंस होता है ना किसी मॉलिक्यूल के लिए, वो उस मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी होगी। जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी आएगी, यानी ये समझ लीजिए उसको उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है डीलोकलाइजेशन के लिए। ठीक है ना, क्योंकि बिना एनर्जी के कोई काम नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए। पानी पहाड़ से ऊपर नीचे आ रहा है तो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, नीचे कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है उसकी वजह से वो जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, दैट बिकम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग वाटर। हीट फ्लो कर रही है, टेम्परेचर का डिफरेंस, करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो कहीं ना कहीं एनर्जी का डिफरेंस है, तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा ना। बिना एनर्जी के कोई कार्य नहीं होगा। यानी हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर जो भी हमारी कैलकुलेटेड हाइड्रोजनेशन एनर्जी है, कैलकुलेटेड है, और जो हमारी थ्योरेटिकल एनर्जी है, इनका जो डिफरेंस है ना, दैट बिकेम द रेजोनेंस एनर्जी। तो देखिए इस तरीके से हमने हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो सीख लिए बनाने। चलिए एक प्रैक्टिस और कर सकते हैं। वैसे हम अभी मैंने आपको कितने मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल दिए हैं? 7 मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल दिए हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए दिस इज CH2 पॉजिटिव, डबल, सिंगल। चलिए फिर मैं एक और बढ़ाता हूं। अभी क्या रेजोनेंस होगा? जी हाँ, डबल सिंगल पॉजिटिव। जहां पर भी आपको डबल सिंगल डबल, मैं एक बार कंडीशन लिख देता हूं, डबल सिंगल डबल हो, डबल सिंगल डबल हो, डबल सिंगल नेगेटिव हो, डबल सिंगल पॉजिटिव हो, डबल सिंगल लोन पेयर हो, डबल सिंगल अनपेयर्ड हो, डबल सिंगल अनपेयर्ड हो। और बैक डोनेशन की जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहानी बताई है, जहां पर भी इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, समझ लीजिए रेजोनेंस है। रेजोनेंस का मतलब पाई बॉन्ड अब शिफ्ट होने लगेगा, लोन पेयर घूमने फिरने लगेंगे इधर उधर। अब यहां पर डबल सिंगल पॉजिटिव तो है, तो यार अपन क्या करते हैं, इधर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का ही था ना, एक इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन का था, ये दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन आगे चला गया इधर। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक मिल गया तो न्यूट्रल हो गया, अब इसकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन अब गरीब बेचारा ये हो गया क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे जा चुका है। अब डबल सिंगल पॉजिटिव, अब फिर से हम क्या कर सकते हैं, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस कार्बन को जैसे एक इलेक्ट्रॉन मिला, इसकी गरीबी दूर हो गई, और इसका एक इलेक्ट्रॉन अब यहां जा चुका है, और इस कार्बन का तो एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ही अभी भी। ठीक, तो अब यहां पर मैंने 3 कैनोनिकल बना डाले हैं। 3 कैनोनिकल बना दिए हैं, तीनों के कंट्रीब्यूशन से अब हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तीनों के कंट्रीब्यूशन से देखो, यहां का भी डबल था तो अपन क्या करेंगे, सिंगल, मतलब सॉरी पार्शियल डबल। इधर डबल है, सिंगल है, तो पार्शियल डबल। इधर भी पार्शियल डबल और इधर भी पार्शियल डबल। यानी कि ये जो चार्ज है ना, वो कहीं ना कहीं फैलता ही जा रहा है। यहां से लेकर यहां तक चार्ज फैल गया,
और चार्ज का फैलना ही स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो फिलहाल हमने ये तो समझ लिया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने हैं, रेजोनेंस क्या है, क्या कंडीशन होती है रेजोनेंस की, एंड व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी। तो ये रेजोनेंस के बारे में एक लेक्चर आपके सामने था जिसमें आपने ये तमाम बातों को समझ लिया। नेक्स्ट पोर्शन में हम जानेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, कौन कम कंट्रीब्यूट करेगा, उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होंगे, हम उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, बहुत इजीली वो आपको समझ में आएगा। देन नेक्स्ट पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। तब तक डियर स्टूडेंट पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।